दोस्तों 100 टन की काफी भारी भरकम ट्रेन जब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैक पर दौड़ रही होती है ना, तो बाहर हवा का शोर होता है, ट्रैक के पत्थर हैं, कर्व्स आते हैं। लेकिन अंदर बैठे लोग बड़े आराम से अपनी चाय पी रहे होते हैं। हाँ, या फिर एकदम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही शानदार छुपी हुई इंजीनियरिंग का कमाल है जिसे हम ICF बॉगी कहते हैं। आज के इस डीप डाइव में सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यूअर्स का वीरूटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा मिशन है इस ICF बॉगी की संरचना, मतलब इसका स्ट्रक्चर, उसके मानक और उसके अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस को आसान भाषा में समझना। सही कहा आपने। और लोग आमतौर पर ट्रेन के डब्बे को ही सब कुछ मान लेते हैं, पर असल खेल तो उस डब्बे के नीचे चल रहा होता है ना? वही तो। और अगर हम एक आसान एनालॉजी लें तो जैसे एक कार के लिए उसका चैसी और शॉक एब्जॉर्बर जरूरी होते हैं ना, वैसे ही एक ट्रेन कोच की सेफ और स्मूथ जर्नी के लिए उसके नीचे लगी ये बोगी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। एग्जैक्टली। और चलिए इस बेस से ही शुरुआत करते हैं। किसी भी ढांचे की तरह इस बोगी का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ICF बोगी असल में एक आई सेक्शन को वेल्ड करके बनाया गया स्ट्रक्चर है, जिसमें ना एक टेलीस्कोपिक प्रकार का एक्सल गाइड होता है। वेट, एक मिनट। टेलीस्कोपिक का यहाँ प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ज्यादातर भारी गाड़ियों में तो हम लीफ स्प्रिंग्स वगैरह देखते हैं। देखिए, टेलीस्कोपिक गाइड का मतलब वही डिजाइन है जो आपने आमतौर पर मोटरसाइकिल्स के आगे वाले शॉक एब्जॉर्बर्स में देखा होगा। एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब का फिट होना। अच्छा, एक के अंदर एक स्लाइड करने वाला सिस्टम। हाँ, बेसिकली ये स्मूथ और स्ट्रेट वर्टिकल मूवमेंट इंश्योर करता है। जब ट्रेन अनइवन ट्रैक पर चलती है तो पहिया बस सीधा ऊपर नीचे होता है, बिना किसी एंगल पर टिल्ट हुए। ओ, समझ गया। इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन स्ट्रक्चर के बाद अगला सबसे बड़ा सवाल आता है कि इतने भारी कोच में जो ट्रैक के झटके हैं, मतलब जो शॉक्स आते हैं, वो कैसे कंट्रोल होते हैं? इसके लिए हमारे पास 2 लेवल का सस्पेंशन सिस्टम होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन। और इन दोनों में ही हेलिकल स्प्रिंग यानी घुमावदार स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दोनों में हेलिकल स्प्रिंग होती है। हाँ, तो सबसे पहले प्राइमरी सस्पेंशन की बात करते हैं। ये एक्सल बॉक्स और बोगी फ्रेम के ठीक बीच में लगता है। मतलब ये ट्रैक से आने वाले झटकों का पहला बचाव है। आप इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं। सही है, पर सिर्फ स्प्रिंग से तो काम नहीं चलेगा ना। स्प्रिंग तो उछलती है। वही ना, इसीलिए इसमें डैशपॉट गाइड, डैशपॉट स्प्रिंग और क्राउन बोल्ट जैसे पुर्जे होते हैं। डैशपॉट बहुत क्रिटिकल है यहाँ। डैशपॉट के अंदर गाइड कैप के ऊपर एग्जैक्टली 40 मिलीमीटर ऑयल होना ही चाहिए। एकदम एग्जैक्टली 40 मिलीमीटर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं चल सकता? बिल्कुल नहीं। 40 मिलीमीटर ऑयल डैम्पिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर तेल कम होगा तो हवा भर जाएगी और ट्रेन उछलती रहेगी, और ज्यादा होगा तो सस्पेंशन पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। बाप रे, मतलब एक एक मिलीमीटर की प्रिसिजन चल रही है यहाँ। और दूसरा सस्पेंशन कौन सा बताया आपने? सेकेंडरी सस्पेंशन। ये बोगी फ्रेम और कोच बॉडी के बीच होता है। इसका मेन काम लोड को स्मूथली ट्रांसफर करना और स्टेबिलिटी देना है। इसमें बोल्स्टर स्प्रिंग, शॉक अब्जॉर्बर और BSS हैंगर्स जैसे कंपोनेंट्स आते हैं। तो इसको अगर आसान भाषा में कहें तो प्राइमरी सस्पेंशन हमारे जूते के सोल की तरह हो गया, जो जमीन के कंकर पत्थर का असर वहीं रोक लेता है ना? बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और सेकेंडरी सस्पेंशन हमारे घुटनों यानी नीज की तरह हो गया, जो पूरे शरीर का बैलेंस बनाता है और कोई बड़ा शॉक दिमाग तक आने नहीं देता। सही बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस एनालॉजी से। प्राइमरी और सेकेंडरी मिलकर यही सेम प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सस्पेंशन का टेक्निकल ब्रेकडाउन इस आसान भाषा में समझ आ रहा है और जानकारी अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने टेक लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्प्रिंग्स तो शॉक एब्जॉर्ब कर लेती हैं, पर जब ट्रेन किसी कर्व पे टर्न लेती है तब इतना भारी कोच एक तरफ झुकने लगता है। उस वक्त वजन कौन संभालता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। टर्न लेते वक्त तो पूरा वेट शिफ्ट होता होगा। यहाँ एंट्री होती है साइड बैरर की। कोच बॉडी का पूरा वजन इन्हीं साइड बैरर्स पर टिका होता है टर्न के वक्त। इसका मेन काम फ्रिक्शन यानी घर्षण को कंट्रोल करना है। ओके, पर इसमें होता क्या है एग्जैक्टली? इसमें एक ब्रॉन्ज वेयरिंग पीस होता है जो एक हार्ड ग्राउंड प्लेट के ऊपर रखा होता है।
जब ट्रेन घूमती है तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन पैदा होता है। एक मिनट, अगर इतना हजारों किलो का वजन लगातार दो मेटल्स पर रगड़ खा रहा है तो वो घिस क्यों नहीं जाता? मतलब जल जाना चाहिए फ्रिक्शन से। यही तो इंजीनियरिंग का मैजिक है। इस फ्रिक्शन को रोकने के लिए एक ऑयल बाथ दिया जाता है वहां। उस ऑयल बाथ में ठीक 2.5 लीटर तेल यानी 2.5 लीटर ऑयल हमेशा मौजूद रहता है। अच्छा, सिर्फ 2.5 लीटर तेल से इतना बड़ा काम हो रहा है? हाँ, ये तेल एक पतली लेयर बना देता है दोनों मेटल्स के बीच, जिससे घर्षण बहुत कम हो जाता है और पार्ट्स जल्दी घिसते नहीं हैं। कमाल की डिटेल है। पर मैं ब्लूप्रिंट में एक और चीज देख रहा था। ये डायमेंशन ए करके कुछ मेंशन है जिसका अलग अलग मैट्रिक्स दिया हुआ है। सही पकड़ा आपने। अलग अलग कोचेस के हिसाब से ये साइड बेरर का क्लियरेंस, जिसे डायमेंशन ए कहते हैं, वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे क्या डिफरेंस होता है? जैसे जनरल या स्लीपर कोचेस के लिए ये क्लियरेंस 45 ± 3 मिलीमीटर होता है। वही राजधानी या शताब्दी के लिए इसे 36 ± 3 मिलीमीटर रखा गया है। और एसी कोचेस जैसे WFAC या WACW के लिए ये 25 ± 3 मिलीमीटर होता है। ये इतना प्रिसाइज क्यों है? मतलब मिलीमीटर्स में काम हो रहा है, सभी ट्रेन में एक जैसा क्यों नहीं रख देते? क्योंकि डायनामिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। राजधानी जैसी हाई स्पीड ट्रेन में सीटिंग फिक्स होती है और स्पीड फास्ट होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ठीक रखने के लिए क्लियरेंस कम चाहिए, यानी 36 mm। अच्छा, और स्लीपर ट्रेन में भीड़ ज्यादा होती है तो वहां थोड़ा मार्जिन ज्यादा रखते हैं, 45 mm का। एग्जैक्ट पॉइंट, ताकि ओवरलोड होने पर स्प्रिंग्स पूरी न दब जाएं और सस्पेंशन लॉक ना हो। ये तो हुई परफेक्ट मैकेनिक्स की बात। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में ये मिलीमीटर वाले डायमेंशंस बिगड़ते हैं तो क्या होता है? चलिए एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो सोचते हैं। हाँ, ट्रबल शूटिंग की एक बहुत कॉमन स्टोरी है इसकी। वही ना। मान लीजिए एक कंप्लेंट आती है कि ट्रेन में सफर के दौरान टर्न लेते वक्त बहुत ज्यादा झटके यानी जर्क्स लग रहे हैं। अब एक टेक एक्सपर्ट इसको कैसे डायग्नोस करेगा? इसका सबसे कॉमन कारण वही साइड बेरर ब्रॉन्ज पीस होता है जिसकी हमने अभी बात की थी। वो तेल होने के बाद भी समय के साथ थोड़ा बहुत तो घिसता ही है। अच्छा, मतलब वेयर एंड टेयर तो होना ही है। पर कितना घिसने पर प्रॉब्लम आती है? नया ब्रॉन्ज पीस ठीक 45 mm का होता है, लेकिन जब वो घिसकर 42 mm पर आ जाता है ना, जिसे हम कंडेम्ड साइज कहते हैं, तब कोच का भार वितरण असंतुलित हो जाता है। वेट, सिर्फ 3 मिलीमीटर का घिसाव, उससे इतने भयंकर झटके कैसे आने लगते हैं? क्योंकि उस 3 मिलीमीटर की वजह से डायमेंशन ए और उसके साथ की एक डायमेंशन बी अपनी लिमिट से बाहर चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि क्राउन क्लियरेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्राउन क्लियरेंस खत्म होने का फिजिकल असर क्या होता है यात्रियों पर? जब क्लियरेंस 0 हो जाता है तो लोहे के पार्ट्स आपस में चिपक जाते हैं। जैसे ही ट्रेन कर्व लेती है, सस्पेंशन के पास प्ले करने की जगह ही नहीं बचती और वो सॉलिड टकराते हैं। यही वजह है कि अंदर बैठे यात्रियों को सडन और तेज झटके लगते हैं। वाह, ये है असली इंजीनियरिंग। एक छोटा सा 3 mm का वियर एंड टियर पूरी ट्रेन के कंफर्ट को बर्बाद कर सकता है। और इसीलिए तो इतना प्रिसाइज चेक जरूरी होता है। व्यूअर्स, क्या आपने भी कभी किसी ट्रेन जर्नी में ऐसे अचानक वाले साइड झटके महसूस किए हैं? इस टॉपिक से जुड़े अपने एक्सपीरियंसेस या अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स हैं या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम वहां डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। अब जब ये मालूम है कि सिर्फ 3 mm का घिसाव इतनी बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है, तो इसको रोकने के लिए रेलवेज आखिर करती क्या है? इसको रोकने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस शेड्यूल फॉलो किया जाता है, जिसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब टाइम टू टाइम चेकिंग होती है। इसका थोड़ा ब्रेकडाउन समझाइए। सबसे पहला होता है ट्रिप शेड्यूल। ये हर यात्रा यानी हर ट्रिप के बाद बेस डिपो पर किया जाता है। ये एक प्राइमरी चेक है। इसमें बेसिक चीजें देखते होंगे। हाँ, ब्रेक सिस्टम चेक होता है जिसमें RTR और ACP आते हैं, बेसिक अंडरगियर चेक करते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग विजुअल चेक होता है। ये इंश्योर करना कि कहीं कोच के दरवाजे फर्श से रगड़ तो नहीं रहे। दरवाजे फर्श से रगड़ना? अगर दरवाजे रगड़ रहे हैं तो मतलब बोगी का सस्पेंशन नीचे बैठ गया, राइट? एग्जैक्टली, यही चीज। ये पहला सिग्नल होता है कि स्प्रिंग कमजोर है या ब्रॉन्ज पीस घिस गया है। क्या डिटेल है। और इसके बाद वाला शेड्यूल क्या होता है? फिर आता है शेड्यूल ए। ये हर महीने में होता है, जिसमें ±3 दिन का ग्रेस मिलता है। इस 1 महीने वाली चेक में क्या एक्स्ट्रा होता है? इसमें ब्रेक सिलेंडर टेस्ट होता है, डैशपॉट की ऑयलिंग चेक होती है कि वहां ठीक 40 mm ऑयल है या नहीं,
और हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, जैसे एसी कोचेस के पर्दे बदलना और पेस्ट कंट्रोल यानी कीटनाशक छिड़काव। मतलब यहाँ टेक्निकल के साथ साथ हाइजीन भी मेंटेन होती है, पर क्या हाइजीन का ट्रेन की लाइफ पर भी असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर। शेड्यूल ए में कमोड का एसिड ट्रीटमेंट भी होता है, क्योंकि अगर वेस्ट ठीक से साफ ना हो तो लोहे के फ्रेम पर रस्ट यानी जंग लगने लगती है। ओह, मतलब एसिड ट्रीटमेंट सिर्फ बदबू के लिए नहीं, स्ट्रक्चर को बचाने के लिए भी है। बिल्कुल। फिर उसके बाद आता है शेड्यूल बी। ये हर 3 महीने +- 7 दिन में होता है। ये काफी थॉरो चेक होता है। इसमें क्या गहराई से देखते हैं? सबसे जरूरी काम ये होता है कि इसमें सारी डायमेंशंस जैसे ए और बी फिजिकली नापी जाती है। अच्छा, मतलब हर 3 महीने में ये सब दोबारा नापा जाता है? हाँ, अगर वही 3 मिलीमीटर वाला फॉल्ट दिखता है तो ब्रॉन्ज पीस बदलकर सस्पेंशन को एक तरह से जीवन दान दे दिया जाता है। कमाल है। और लॉन्ग टर्म में क्या बड़े चेक्स आते हैं? लॉन्ग टर्म में 2 बड़े स्केड्यूल्स हैं। एक IOH जो 9 महीने पर होता है और दूसरा POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो 18 महीने या नए डिब्बों के लिए 24 महीने पर किया जाता है। इसमें पूरी बोगी को खोलकर ओवरहॉलिंग होती है। तो दोस्तों, इस चर्चा के बाद ये बहुत क्लियर हो जाता है कि बाहर से देखने पर एक ट्रेन का डब्बा भले ही सिर्फ लोहे का एक सिंपल बॉक्स लगता हो, लेकिन उसके नीचे एक बहुत कॉम्प्लेक्स और माइक्रो प्रिसिजन वाली इंजीनियरिंग काम कर रही होती है, जिसे ग्राउंड स्टाफ लगातार मेंटेन करता है। सही बात है। अगर मुझे इस डिस्कशन से एक आखिरी विचार छोड़ना हो तो मैं यही कहूंगी कि अगली बार जब आप ट्रेन में बिना किसी झटके के आराम से सो रहे हो तो याद रखिएगा कि शायद उस 40 मिलीमीटर डैशपॉट ऑयल और उस 45 मिलीमीटर के ब्रॉन्ज पीस की वजह से ही आपकी वो नींद पूरी हो पा रही है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। सोचिए, इतने मैसिव स्केल पर इतनी माइक्रो इंजीनियरिंग को मेंटेन करना कितना बड़ा टास्क है, जिसे लोग बैकग्राउंड में क्वाइटली रोज कर रहे हैं। और ये हमारी पूरी रेल जर्नी का अदृश्य हीरो है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको इस ब्लूप्रिंट की डीप डाइव में मजा आया तो ऐसे ही इन डेप्थ और आसान भाषा में टेक्निकल कंटेंट के लिए हमारे चैनल वीरू टेक को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप आगे कोई भी टेक अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।